नमस्कार, न्यूज 8 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर और एक दुखद खबर से करेंगे। जी हां, आपको बता दें, हरियाणा और देश की राजनीति के एक कद्दावर नेता अब हमारे बीच नहीं रहे। ओपी चौटाला, जो हरियाणा के एक कद्दावर नेताओं में से एक, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और साथ साथ इनेलो पार्टी का भी इन्होंने ही शुरुआत की थी, इन्होंने ही इस पार्टी को बनाया था और आज भी इनेलो पार्टी चल रही है। तो आज ओपी चौटाला यानी ओम प्रकाश चौटाला हमारे बीच नहीं रहे। हरियाणा के एक कद्दावर नेताओं में से गिने जाते हैं और इन्हें भी राजनीति विरासत में मिली थी और अब फिलहाल वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आपको बता दें, 89 साल की उम्र में ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ है। कि इस वक्त दुखद खबर आ रही है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला अब इस दुनिया में नहीं रहे। 89 साल की उम्र में ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो चुका है। मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो दिल का दौरा पड़ा, 89 साल की उम्र थी, गुरुग्राम में उन्होंने ये अंतिम सांस ली है। चौटाला के निधन पर दिग्गजों ने दुख जताया है, क्योंकि वो एक छोटा नाम नहीं था, बड़ा नाम था। उनके पिता पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, डिप्टी पीएम रह चुके हैं, आपको बताना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं उनका बैकग्राउंड एक बड़ी सियासत से था। आपको बताना चाहेंगे, हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में उन्होंने गुरुग्राम में अपने निवास पर अंतिम सांस ली है। वे इंडियन नेशनल लोकदल के चीफ थे और हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला अब हमारे बीच नहीं रहे। हरियाणा और देश की सियासत में चौधरी देवीलाल ताऊ मशहूर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा नाम है और उन्हीं के बेटे हैं ओम प्रकाश चौटाला। वे देश के डिप्टी पीएम रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। जो इनके पिता थे वो देश के डिप्टी पीएम रह चुके हैं। देवीलाल की 5 बेटे हैं और उनमें से 4 बेटों में ओम प्रकाश चौटाला भी एक है। उनके बाकी बेटों का नाम प्रताप चौटाला है, रणजीत चौटाला है और जगदीश चौटाला है, जिनका नाम आपने सुना होगा और उनका भी नाता राजनीति से है। जब देवीलाल डिप्टी पीएम बने तो बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला यानी ओपी चौटाला ने राजनीतिक विरासत संभाली। अपने पिता की उन्होंने ये विरासत संभाली और हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। ओम प्रकाश चौटाला 1989 से लेकर 1991 तक मुख्यमंत्री रहे हरियाणा में। 1991 में लोकसभा चुनाव हारे और यहां से उनकी राजनीति पर विराम लग गया, यानी खत्म हुई, यात्रा समाप्त, राजनीतिक यात्रा। 1999 में ओम प्रकाश चौटाला ने बीजेपी की मदद से हरियाणा में सरकार बनाई और 2005 तक वे हरियाणा के सीएम रहे। तो बेहद ये दुखद खबर, क्योंकि एक दिग्गज राजनेता और हरियाणा के इतिहास में काफी उनका योगदान है और अब फिलहाल हमारे बीच नहीं है। कुछ जरूरी चीजें उनसे संबंधित आपको बताना चाहेंगे। चौटाला का जो सियासी सफर था, 1970 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए। पहली बार जब चुनाव लड़ा तो जीत गए। इसके बाद वो राज्यसभा पहुंचे। जब विधानसभा के चुनाव जीते उसके बाद वो सीधे राज्यसभा पहुंचे, राज्यसभा की टिकट उन्हें मिली। 7 दिसंबर 1989 को वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। जो मैंने आपको कहा, पिता की विरासत में उन्हें राजनीति मिली थी, मगर वो इस पद पर केवल 171 दिन रहे, यानी 22 मई 1990 तक ही रह पाए। ज्यादा देर वो मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रह पाए। मात्र 171 दिन का वो सफर था मुख्यमंत्री पद का। इसके 2 महीने बाद 12 जुलाई 1990 को वो दूसरी बार हरियाणा के सीएम बने। दूसरी बार जब हरियाणा के सीएम बने तो इस बार केवल 5 दिन तक ही वो इस पोस्ट पर रहे। सिर्फ 5 दिन रहे, इससे ज्यादा नहीं रह पाए। ये उनका पॉलिटिकल करियर है, इतिहास है। 22 मार्च 1990 को उन्होंने तीसरी बार हरियाणा सीएम नियुक्त किया गया था। तीसरी बार फिर से बने 1990 में 22 मार्च को। लेकिन इस बार वो 14 दिन तक इस पद पर रहे। बदकिस्मती यह रही कि वो मुख्यमंत्री तो बनते थे, लेकिन मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 साल नहीं हो पाता था। आधे रास्ते में मुख्यमंत्री का पद उनसे छिन जाता था। इसके ठीक 1 साल बाद, यानी 2 बार 1991 को वो चौथी बार हरियाणा सीएम बने। एक बार फिर सीएम बने। आप खुद सोचिए ये कितना बड़ा एक करियर है, उनका राजनीतिक करियर है। इस बार उन्होंने बतौर सीएम पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। पहली बार, चौथी बार जब सीएम बने तो पहली बार 5 साल वो मुख्यमंत्री के पद पर काबिज रहे। 3 बार वो मुख्यमंत्री के पद पर 5 साल तक नहीं रह पाए और चौथी बार वो 5 साल तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। उन्होंने कार्यकाल पूरा किया। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि अब चौटाला हमारे बीच नहीं है।
ओम प्रकाश चौटाला, जो इनेलो के फाउंडर भी थे, जिन्होंने इनेलो का निर्माण भी किया था और अब फिलहाल उनके बेटे ही इस पार्टी को आगे संभाल रहे हैं। हरियाणा के अंदर कई बार वो बीजेपी के समर्थन से भी उन्होंने सरकार बनाई है। देखिए, मैं आपको फिर से बता दूं, 22 मार्च 1990 में वो तीसरी बार हरियाणा के सीएम नियुक्त हुए थे, लेकिन उस बार सिर्फ और सिर्फ 14 दिन तक वो सीएम रहे। इसके ठीक 1 साल बाद 2 मार्च 1991 को चौथी बार हरियाणा सीएम बने। इस बार उन्होंने 5 साल पूरे दिए और 4 बार मुख्यमंत्री वो बने हैं हरियाणा के अंदर, लेकिन 4 में से 3 बार वो ज्यादा देर मुख्यमंत्री नहीं रह पाए। एक बार वो 5 साल का कार्यकाल निभा पाए। अब देखिए, 1999 में ओम प्रकाश चौटाला ने बीजेपी की मदद से हरियाणा में भी सरकार बनाई थी। 99 में 2005 तक वे हरियाणा के सीएम बने। 2001 में देवीलाल का देहांत हो गया, यानी उनके पिता का देहांत हो गया। ओम प्रकाश 4 बार हरियाणा के सीएम रहे, मैंने आपको पहले कहा। अब चौटाला का परिवार स्ट्रक्चर कैसा है? ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे हैं, एक अजय चौटाला है और अभय चौटाला है। संदीप गोयल हमारे साथ, हमारे सहयोगी फिलहाल इस खबर पर जुड़े हुए हैं। संदीप, हरियाणा की कितनी बड़ी हस्ती आज हमारे बीच नहीं रही। एक राजनीति में एक लंबा सफर, लंबा करियर और एक पार्टी भी बनाई और अभी भी वो पार्टी जो है वो चल रही है। तो कैसे हम उनके पूरे करियर को, उनके पूरे इतिहास को अभी बयां कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी क्षति जो है इसको माना जाएगा, क्योंकि कई बार मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री के साथ साथ कई बार जो है राज्यसभा पहुंचे और उनके पूरा परिवार कहीं ना कहीं आज राजनीति में है। लेकिन देखिए, उन पर कई आरोप भी ऐसे लगे जिनमें वो जेल जाना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद जो है चुनावों में बाहर आते हैं और एक अच्छा वोट बैंक जो है उनका हर बार निकलकर सामने आता है। और पिछली राजनीति के पुराने दिग्गज जिनको कहा जाता था, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रहे और कहीं ना कहीं राजनीति जो हरियाणा की थी उनके साथ साथ चलने का काम करती थी। तो वहीं आज मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं शोक की लहर आज पूरे हरियाणा में देखने को मिल रही है। और जब सुबह करीब 11:30 बजे उनको जो है अस्पताल ले जाया गया और ये खबर आई कि कैसे अब जो है वो हमारे बीच नहीं रहे, उसके बाद से पूरा अब चर्चा का विषय कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा में बना हुआ है कि कैसे एक बड़े राजनीति नेता जिनके सहारे जो है इनेलो की जो है सरकार बनी और पूरा दल जो है उनके साथ चलता था, लेकिन अब वो उनके साथ जो है नहीं रहे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्षति हरियाणा की राजनीति के लोगों के लिए जो है मानी जा रही है। संदीप, कितना बड़ा योगदान है उनका हरियाणा की राजनीति में और हरियाणा के विकास में, क्योंकि कई बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ऐसा क्या उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसा कारनामा, हालांकि 3 बार वो मुख्यमंत्री पूरे कार्यकाल में नहीं रह पाए, एक ही बार वो 5 साल के लिए मुख्यमंत्री रह पाए, तो ऐसे क्या बड़े काम थे जो हरियाणा के लोग उन्हें हमेशा याद रखेंगे? बहुत महत्वपूर्ण है देखिए उनके कार्यकाल को याद करना, और जब उनके कार्यकाल को याद किया जाता है तो बहुत महत्वपूर्ण बातें जो है याद आती हैं। सबसे बड़ा बात काम जो है किसानों के लिए उन्होंने किया। उनके जो हमेशा जो पगड़ी बांधते थे वो एक हरे रंग की हुआ करती थी, किसानों को जो है बहुत प्रिय रंग जो है माना जाता है। तो उनको जब भी याद किया जाता है तो किसानों का कहीं ना कहीं जिक्र आता है। युवाओं को रोजगार देने के उन पर आरोप लगे थे, कहा जाता था कि उन्होंने गलत तरीके से जो है नौकरियां बांटने का काम किया और उसके बाद वो जेल भी गए, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको इस बात में कोई गलत है। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने युवाओं को रोजगार दिया है तो उसमें गलत बात क्या है। तो इन चीजों को हमेशा जो है याद किया जाता है हरियाणा में। और सबसे बड़ी बात कि कैसे देवीलाल जो है उनके जो राजनीति उनसे मिली विरासत में और उनको साध कर रखा, कैसे जो है किसानों से लेकर और बहुत सारे ऐसे काम जो है कंपनियों को लाना हरियाणा में, उनको उन्नत कराना, और आज उसी बदौलत कहीं ना कहीं बहुत सारे जो कंपनियां हैं वो चल रही हैं। किसानों को जो है उनको एक उनके साथ खड़े होना, ये तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं याद की जाएंगी और उन्हीं को आज जो है हरियाणा याद कर रहा है, देश याद कर रहा है। ना सिर्फ उनका राजनीतिक इतिहास या फिर पारिवारिक इतिहास है, बल्कि आगे की पीढ़ियों को कैसे राजनीति में प्रवेश किया जाए और प्रेरित किया जाए कि अच्छी राजनीति क्या होती है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने राज्य को आगे बढ़ाना है, कैसे देश को आगे बढ़ाना है, इसको लेकर भी उनका अहम योगदान है और आज वो पार्टी अभी भी चल रही है। बिल्कुल, देखिए इनेलो जब थी तो उनके बाद से जो है अजय चौटाला आया, अभय सिंह चौटाला आया और उसके बाद उनके बेटे जो है दुष्यंत चौटाला अब राजनीति संभाल रहे थे। वो पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अभी भी जो है जेजेपी और अलग गठबंधन हालांकि हुआ, लेकिन वंशज वही चल रही है, राजनीति चल रही है, युवाओं के हाथ में अब राजनीति आ गई है। लेकिन ये जरूर है कि जब तक बड़े का जो है सर पर हाथ होता है तो फिर शक्ति मिलती है, हिम्मत मिलती है, और उसी हिम्मत की बदौलत जो है चल रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो सिर से हाथ जो है ओके बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप, ये जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, नायब सिंह सैनी सीएम हरियाणा, उन्होंने क्या कुछ कहा है।
उन्होंने कहा है कि इनेलो सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन अत्यंत दुखद है। मेरी ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने प्रदेश और समाज की जीवन पर्यंत सेवा की है। देश व हरियाणा प्रदेश की राजनीति के लिए यह अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री, जिन्होंने ये एक्स के जरिए पोस्ट साझा किया है और इस निधन पर अपना दुख भी व्यक्त किया है। तो आपने देखा किस तरह से हम आपको समझा रहे थे कि ओम प्रकाश चौटाला जो एक बहुत बड़े राजनीतिक और एक बहुत बड़ा राजनेता रहे हैं, जिन्होंने हरियाणा की कमान संभाली है। 4 बार उन्होंने हरियाणा की कमान संभाली है। 3 बार वो पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए, लेकिन चौथी बार पूरा 5 साल वो रहे। अब जरा आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब ये जो तस्वीर और ये जो आप देख रहे हैं, बयान पर बवाल। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बयान पर बवाल क्या है। जी हाँ, पिछले 3 से 4 दिन से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिया गया बयान, जो उन्होंने कहा था कि अगर अंबेडकर की जगह भगवान का नाम लेते हैं तो आपको स्वर्ग मिलेगा, ये उसी बयान पर बवाल पूरे दिल्ली के अंदर इस वक्त देखने को मिल रहा है। और पक्ष विपक्ष आमने सामने है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। और यही वजह है कि इस वक्त पूरी राजधानी दिल्ली में सीधे एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। देखिए, सत्र के आखिरी दिन भी कार्यवाही नहीं चल पाई और उसकी वजह बहुत सारी है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जमकर हंगामा भी हुआ। हंगामे के चलते लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। फिलहाल आज आखिरी दिन था, लेकिन आखिरी दिन भी लोकसभा सही ढंग से नहीं चल पाई, जिसका सीधा यह संदेश जाता है कि इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के अंदर, लोकतंत्र के सबसे बड़े जो कहीं ना कहीं ढांचा है जिसको बनाया गया है, जिसके चलते पूरा देश चलता है, और वो सदन जहां पर आवाज उठती है, लेकिन वहां पर अब हाथापाई होने लगी है। अब राजनीतिक करियर को बचाने की कोशिश की जा रही है, अब सत्ता को बचाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी जो विपक्ष की तरफ से पार्टियां हैं, वो कह रही हैं कि हम कैसे सत्ता पक्ष को गिराएंगे और खुद सत्ता संभालेंगे। इन दोनों के टकराव के बीच आम जनता पिस रही है। 1 अरब 30 करोड़ से ज्यादा की जनता पिस रही है और उनके दिए गए टैक्स द्वारा एक एक पैसा, एक एक रुपया इस कार्रवाई में या सही ढंग से कार्यवाही न होने पर खर्च हो रहा है और उसका नुकसान भी हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने परसों बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि एक प्रचलन चल गया है, एक ट्रेंड चल गया है कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। 12 सेकंड का ये वीडियो, उन्होंने अंबेडकर अंबेडकर कहा और कहा कि भाई, अंबेडकर की जगह अगर आप भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग मिलता। और इसी बयान को अब कांग्रेस ने ऊपर रखा है। देखिए, धक्का मुक्की मामले ने तूल पकड़ा है। उसके बाद जब कल प्रदर्शन हुआ तो कल फिर से एक अनोखा सा जो तस्वीरें हैं वो निकल कर आई, जिसमें कहा गया कि भाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच धक्का मुक्की हुई। वहां पर राहुल गांधी भी दिखाई दिए। राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। बीजेपी सांसदों ने शिकायत कर मुकदमा दर्ज किया है और कहा है कि राहुल गांधी ने धक्का मुक्की दी है और इसी मामले पर अब पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। कल ऐसी तस्वीरें भी आई थी कि कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल्कुल आमने सामने थे और प्रदर्शन चल रहा था। अब अपनी राजनीति की कसौटी को जिंदा रखने के लिए हर पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं खेल खेल रहा है। देश की जनता के साथ ये खेल खेल रहे हैं और ऐसा राजनीति में पहले बहुत कम देखने को मिला है। देखिए, आज फिलहाल इंडिया ब्लॉक के जो सांसद हैं, उन्होंने सुबह 10 बजे के आसपास जो है विजय चौक पर मार्च किया। 10 बजे के आसपास का समय उन्होंने निर्धारित किया था और आज पूरा दिन इसी में रहा। उन्होंने अमित शाह से माफी मांगने और इस्तीफा देने की मांग की है। जो भी कांग्रेस का सांसद मीडिया को बयान देता है, उसकी तरफ से यह आवाज उठती है कि गृह मंत्री अमित शाह जितना जल्दी हो सके इस्तीफा दें, नैतिकता के आधार पर। लेकिन अब देखना होगा कि यह मामला किस तरह से आगे जाएगा, कैसे तूल पकड़ेगा। अब आपको जरा समझाने की कोशिश करेंगे। कुछ ग्राफिक्स हैं जो आपके सामने हैं, जो आपको बताएंगे। देखिए, राहुल पर एफआईआर दर्ज की गई है। 6 धाराओं में एफआईआर है। धारा 3-5 जिसमें सामूहिक अपराध का मामला है, इस पे ये भी मुकदमा दर्ज किया गया है उनके खिलाफ। उसके बाद 6 धाराओं में एफआईआर लगी है। धारा 115 चोट पहुंचाने के इरादे से काम करना, ये भी इन पे मुकदमा दर्ज हुआ है और ये बीजेपी के सांसदों ने मुकदमा दर्ज किया है राहुल के खिलाफ। और अब ये पूरा मामला जो है वो दिल्ली के अंदर तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं, अगली जो धारा है, धारा 117 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना,
ये मुकदमा भी दर्ज हुआ है। और ये जो पूरा मामला है ये धारा 117 के अंतर्गत आता है। धारा 117 यानी जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, ये एक मुकदमा भी उनके खिलाफ दर्ज हुआ है। 6 धाराओं में एफआईआर लगी। बहुत गंभीर ये मामला बन चुका है संसद के अंदर और संसद के बाहर का, कि क्या वाकई में नेता प्रतिपक्ष ने ऐसा किया है, और अगर किया है तो ये कितना जायज है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, बीजेपी या फिर बीजेपी के सांसद लगातार कांग्रेस पर जो है वो तंज कस रहे हैं। उनका कहना है कि भाई जानबूझकर हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तो कांग्रेस के नेता वहां से गुजरे, कांग्रेस के सांसद वहां से गुजरे और हाथापाई करनी शुरू कर दी। उसका एक वीडियो भी सामने आया, राहुल गांधी उस वीडियो में दिखाई भी दे रहे हैं। निशिकांत दुबे उनको कह रहे हैं कि भाई राहुल ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या गुंडागर्दी हो रही है, जो वीडियो हमने आपको दिखाया भी था और दिखा रहे हैं लोग। अब ये अलग अलग धाराएं राहुल पर हैं। धारा 125, अब ये आपको समझना जरूरी है कि धारा 125 में क्या है। देखिए धारा 125 में आपको मिलेगा निजी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालना। निजी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालना, यह भी अपने आप में इस धारा से जुड़ा गया है। धारा 125 ये आप समझिएगा, आप सोचिएगा कि ये इतनी धाराएं जो हैं ये राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुई और इन धाराओं में देखिए जानबूझकर धकेलना, जानबूझकर चोट पहुंचाना, ये तमाम चीजें हैं और ये धारा 125 भी इसमें शामिल है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं आपके सामने, चले आगे बढ़ेंगे। धारा 131 भी इसमें शामिल है। कुल 6 मामले, 6 एफआईआर, 6 धाराओं में एफआईआर, 6 धाराओं में एफआईआर। अब देखिए धारा 131 में क्या होता है, धक्का देना और डराना धमकाना, यह भी इसमें शामिल है। धारा 131। अब देखना होगा कि ये पूरे मामले जो हैं ये किस तरह से इस पर कार्रवाई होती है और आगे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। फिलहाल राहुल गांधी, अब इन पर काफी सारे मुकदमे। फिलहाल हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, बीजेपी से डॉक्टर आशीष हांडा जी हैं और राहुल सिंह जी कांग्रेस से, वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए सर। राहुल जी कांग्रेस से, राहुल जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। राहुल जी, कल बहुत ही विचलित करने वाली तस्वीरें संसद के बाहर से आ रही हैं। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर पक्ष और विपक्ष करना क्या चाहता है, पूरा देश किस दिशा में जा रहा है। और यह ना सिर्फ सरकार की एक जिम्मेदारी है राहुल जी, बल्कि विपक्ष की भी उतनी जिम्मेदारी है। अगर वो मजबूत विपक्ष के तौर पर सामने आया है, अगर आपने अच्छी सीटें जीती हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की भी एक भूमिका बनती है संसद को चलाना, देश को चलाना। मैं सही हूं या गलत हूं राहुल जी? आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे सुन सकते हैं? बोलिए 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 बोलिए। यस, मैं कह रहा हूं कि सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है और विपक्ष तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। ठीक है। सरकार, भारत सरकार संविधान से चलती है। जो अमित शाह जी कह रहे हैं कि अंबेडकर जी का नाम लेने के बजाय भगवान का नाम लीजिए, भगवान सदियों से, भगवान का कोई जन्म नहीं हुआ, भगवान कभी मरेंगे नहीं। तो भगवान तो भाई कितने यूनिवर्स पैदा हुए, कितने विनाश हो गए, तो उस भगवान, जब रावण थे तब भी भगवान थे, जब कंस था तब भी भगवान थे। तो आज के जो रावण और कंस हैं, जो प्रताड़ित कर रहे हैं इस देश के लोगों को, उनसे कौन लड़ेगा? उनसे हमारे देश के संविधान के थ्रू लड़ा जाएगा। और देश के संविधान की रचना में जो सबसे अहम रोल था वो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का था। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया जाता है तो आपको चिढ़ क्यों बचती है? कोई भी प्रोटेस्ट में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले या हम तस्वीर लगाए, आप देखिए इन लोगों को, जब हम प्रोटेस्ट में बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगा के लेके खड़े थे, तो इन लोगों ने उस फोटो के जगह, जिसको ये गद्दार बोलते हैं, जॉर्ज सोरोस, उसका तस्वीर लगा के इन्होंने डाला हुआ है। ट्विटर पे हमें कांग्रेस पार्टी को ट्विटर से एक नोटिफिकेशन आया कि आपका जो वीडियो डाला गया, अमित शाह का जो वीडियो था जिसमें वो अम्बेडकर जी के बारे में आपत्तिजनक बातें बोल रहे हैं, उस वीडियो को हटाने के लिए भारत सरकार ने फोर्स किया। ट्विटर ने मना कर दिया कि नहीं, ये गैर कानूनी नहीं है। जब इनके सांसद, इनके नेता कह रहे थे, इनके प्रवक्ता, कि तोड़ मरोड़ के वीडियो को पेश किया गया है, एडिट करके पेश किया गया है। जब तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है तो क्यों हटवाने के लिए बेचैन है? और ट्विटर तो मना कर दिया। नहीं सर, सवाल राहुल जी यहाँ पर उठता है कि पिछले 15 से 20 दिन से संसद चला, आज आखिरी दिन था, लेकिन एक भी दिन सही ढंग से संसद नहीं चल पाई। बहुत दुख की बात है कि जो लोगों का पैसा है वो नष्ट हो रहा है सर। जिस उद्देश्य से सांसदों को, राहुल जी मेरी बात तो सुनिए, जिस उद्देश्य के साथ सांसदों को भेजा जाता है वो उद्देश्य पूरा नहीं होता है।
मैं वही कह रहा हूं कि ये उद्देश्य क्यों पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि आप वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बिल लाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है। हमारे सर बिल तो पेश होते हैं, उस पर आप ठोस चर्चा कीजिए सर, इसमें हंगामा करने की क्या जरूरत है? चर्चा देखिए, आपने पैसे की बात की, आपने कहा कि एक सदन चलने में पैसे लगते हैं। राहुल जी, आप पहले 15 दिन अडानी पर अड़े रहे, क्या अडानी के बाद भी कोई मुद्दे थे? जब सारे दुनिया के बड़े बड़े देशों में अडानी पे जब केसेस चल रहे हैं, जब अमेरिका के मतलब जुडिशियरी ने अरेस्ट वारंट निकाला है, तो फिर क्यों आप कार्रवाई नहीं करेंगे यहाँ पे? ठीक है, ओके, मैं जवाब ले लेता हूं। इनकम टैक्स, सीबीआई कोई कुछ नहीं कर रही है। एक सेकंड मैं बोल दूं। बोलिए। ये संविधान और अंबेडकर साहब के मैटर पे ये हुआ है, ठीक है। और क्यों अंबेडकर जी और संविधान का मैटर बार बार आ रहा है? क्योंकि आप देखिए कि महाराष्ट्र के एक्स जो होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे, अनिल देशमुख जी, उनको एक ऑफिसर के बयान पे गिरफ्तार करके 2 साल जेल में रखा गया। जब कोर्ट ने पूछा तो उस ऑफिसर ने कोर्ट के अंदर में कहा कि नहीं, मैंने तो किसी को बात करते हुए राहुल जी, बीजेपी तो ये कह रही है कि आपने तो बाबा साहेब आम्बेडकर की तस्वीर लगाने से मना कर दिया था। इवन बाबा साहेब के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा था और वो जीता भी था आपने। सीबीआई को खुला छूट, देखिए सारे इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने और संघ ने। अब देखिए संघ अंबेडकर जी का जो शव यात्रा निकाला था, जो जिसने संविधान को जलाया, जिसने तिरंगा को 50 साल मानने से इनकार किया, ठीक है, वो बाबा साहब अम्बेडकर की बेइज्जती करेंगे, आज हम सुनेंगे बैठ के। चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ आपका, ठीक है राहुल जी। अमित शाह जी इस्तीफा भी देना चाहिए। ठीक है, ओके, जवाब लेता हूँ। तो है नहीं, मणिपुर 2 साल से चल रहा है, ठीक है, वो इस्तीफा तो देंगे नहीं। ठीक है, डॉक्टर आशीष लेंगे, आग लगा के रखना चाहते हैं क्या? ठीक है सर, ओके। बोलने में दिक्कत क्या है? उम्मीद करता हूं राहुल जी, उम्मीद करता हूं कि आप अगले 2 मिनट डॉक्टर आशीष जी को ध्यान से, धैर्य से सुनेंगे और आप दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहे, मैं यही उम्मीद करता हूं। आशीष जी, मैं आपसे जवाब जानना चाहता हूं, क्या गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान वाकई में सही है? आप इसे कैसे देखते हैं? और गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी सफाई में यह भी कहा है कि यह तोड़ मरोड़ के कांग्रेस की तरफ से पेश किया गया है। क्या वाकई में तोड़ मरोड़ के इस बयान को पेश किया गया था? जी शीतल जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा, हम लोगों को बहुत भलीभांति समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी जैसे शीर्ष नेतृत्व के चलते हुए कांग्रेस के जो सोरोस फंडेड अर्बन नक्सल्स हैं, उनके द्वारा किया गया ये पार्लियामेंट का असॉल्ट केस। देखिए सर राहुल जी, मैं समझ दूंगा, आप सुनिए ना, आप सुनिए। नहीं राहुल जी, बीच में मैं इजाजत नहीं दूंगा आपको, नहीं, बीच में इजाजत नहीं मिलेगी राहुल जी, आप बताइए मुझे, बीच में इजाजत नहीं, प्लीज आप बीच में मत बोलिए राहुल जी। हमने कभी बोला कि अर्बन नक्सल? राहुल जी, आप फिर बीच में बोल रहे हैं, मुझे आपकी ऑडियो बंद करवानी पड़ेगी। समझ नहीं आ रहा सर, आप सदन से सड़क तक और डिबेट तक अपना इसको मंच क्यों समझ लेते हैं सर? ये आपका मंच नहीं है सर, सुनिए मेरी बात सुनिए, जब मैं मौका दूंगा तब आप बोलिए, आप जब भी मर्जी बीच में बोले जाते हैं सर। मैंने आपको पहले कहा कि धैर्य से बोलिए सर, सुनिए जरा बीजेपी को भी सुनिए ना सर। राहुल जी, आप अर्बन नक्सल बुलवा रहे हैं, आप सुनिए, मैं जवाब दूंगा, अगर बीजेपी की तरफ से कोई भी ऐसी बात होगी जो नहीं बोलनी चाहिए, मैं जवाब दूंगा, ये आपका अधिकार नहीं है। एक मिनट रुके आशीष जी, डॉक्टर आशीष जी बोलिए आप, एक मिनट रुके। हाथ जोड़ के आपसे विनती है शीतल जी, ये राहुल जी की आदत है कि वहां पे एक दूसरे राहुल संसद चलने नहीं देते और यहाँ पे ये दूसरे राहुल कभी भी डिबेट चलने नहीं देते, इसलिए इनका फेडर डाउन करेंगे तो ही एक तर्क संगत डिबेट हो पाएगी। मैंने इनकी बात बड़े धैर्य से सुनी कि देखिएगा, इनको मिनट में कूदने लगते हैं, मालूम नहीं इनको क्या पाइल्स की दिक्कत है क्या, क्यों इतना कूदते हैं ये, 1 मिनट भी टिक के बैठ नहीं सकते हैं क्या? इनको डिबेट करने की तमीज नहीं है। राहुल जी, मुझे मजबूरन आपकी ऑडियो डाउन करवानी पड़ेगी फिर। राहुल जी, ऐसे नहीं होता सर, राहुल जी ऐसे नहीं होता सर, आप बहुत समझदार हैं और समझदारी से यहाँ पर पेश आए, प्लीज। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, लोग देख रहे हैं सर, डिबेट है ये। डॉक्टर आशीष जी बोलिए, आप बोलिए डॉक्टर आशीष जी, अपनी बात रखिए। जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो राहुल गांधी के नेतृत्व में अर्बन नक्सल्स का सोरस फंडेड गैंग, ये जो इस समय अराजकता पे उतर आया है पार्लियामेंट के अंदर, ये कभी भी पार्लियामेंट को चलने नहीं डॉक्टर आशीष जी, ऐसे शब्दों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करिए। सिंपल सी वजह ये है, ऐसे शब्दों का तो इस्तेमाल नहीं करिए आप। बाजार में डिबेट नहीं करता सर, आप इन्हीं को डिबेट नहीं। डॉक्टर आशीष जी सुनिए, राहुल जी यार, आप राहुल जी क्यों बार बार बोल रहे हैं बीच में? करिए इनकी ऑडियो डाउन कर दीजिए, ऑडियो डाउन कर दीजिए इनकी, करिए ऑडियो डाउन। बोलने में दिक्कत होगा, हमें नहीं है। ऑडियो डाउन राहुल जी 2 मिनट आप रुकिए।
डॉक्टर आशीष जी बात पूरी कीजिए आप। जी, क्योंकि कांग्रेस ने पार्लियामेंट को चलने नहीं देने की सुपारी ले रखी है। क्योंकि अगर पार्लियामेंट चलेगी तो बहुत सिंपल सी बात है, देश में कुछ नई नीतियां आएंगी, देश का विकास होगा और विकसित भारत 2047 की तरफ, मोदी जी के सपने की तरफ भारत अग्रसर होगा, जो ये चलने नहीं देना चाहते। परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार जिस कांग्रेस को चाहिए, उसको सबका साथ सबका विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये आत्मनिर्भर भारत बनने नहीं देना चाहते, ये विश्व पे निर्भर भारत ही रखना चाहते हैं। भ्रष्टाचार हटाओ, क्योंकि इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ भ्रष्टाचारियों को हटाने में ही इंटरेस्टेड रहते हैं। इनको पिछड़ा भारत बनाए रखने में इंटरेस्ट है, विकसित भारत से इनका कोई सरोकार नहीं। ठीक है, ओके, सशक्त भारत बनने नहीं देंगे। इसलिए आप खुद सोचिएगा कि जहां पे यार ये तरीका, राहुल जी आप फिर बोलने लगे बीच में, मेरे पास समय भी खत्म हो चुका है। अब जब भी गरीबों का शोषण करेंगे तब तक मैं नहीं आऊंगा आगे से आपकी डिबेट में सर, अगर आप फेड डाउन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मॉड्यूलेट योर डिबेट, आई एम सॉरी टू से दैट। ठीक है राहुल जी ऑडियो डाउन कीजिए, एक मिनट ऑडियो डाउन कीजिए। सर डॉक्टर आशीष जी, आपको मैं बोल दूं, अगर आपको डिबेट में नहीं आना तो आप पहले मत आइए करिए, आप पहले मत आया करिए। अगर आपने जवाब देने तो आप जवाब दीजिए, अगर आपने जवाब देने तो आप जवाब दीजिए। आप डिबेट पर उंगली नहीं उठा सकते सर। डॉक्टर आशीष जी, बिल्कुल बीच में नहीं बोला। आई एम ऑलरेडी वॉर्न्ड यू सर, आई एम ऑलरेडी वॉर्न्ड यू। अगर आपको जवाब नहीं देना है तो मत दीजिए आप। कि आपने कितनी देर अगर आपके पास जवाब, मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे आप सर? बताइए जरा, गृह मंत्री अमित शाह का बयान क्या सही बयान है? गृह मंत्री अमित शाह का बयान क्या सही बयान है? डॉक्टर आशीष जी, आप खामखा लड़ाई पे उतर आते हैं सर ऐसे। आप जवाब आपके पास है नहीं और आप डिबेट पर बोल रहे हैं सर। मैं दे रहा हूं जवाब आपको, मैं दे रहा हूं सर आपको समय। कितना समय चाहिए? राहुल जी, मैं आपका ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा राहुल जी। नहीं, ठीक है आशीष जी, डॉक्टर आशीष जी, मैं आपको समय दे रहा हूं, मैं आपको समय दे रहा हूं। आपकी ड्यूटी है उनको मॉड्यूलेट, मैं समय दे रहा हूं सर, मैं तब से रोक रहा हूं, मैं आपको भी रोक रहा हूं तब से। रुक जाइए आप, रुक जाइए राहुल जी, मेरे को क्या रोक रहे हैं आप? राहुल जी बोल रहे हैं। एक मिनट आशीष जी, एक मिनट नहीं उनको इंटरप्ट किया। डॉक्टर आशीष जी, आप ये ऐसी नियत लेकर डिबेट में आएंगे तो डिबेट कैसे चलेगी सर? जवाब दीजिए ना, आपको डिबेट से क्या लेना देना है सर? ठीक है, एक मिनट रुकिए आप, एक मिनट रुकिए। चले राहुल जी की आवाज डाउन कीजिए, राहुल जी की आवाज, चलिए बोलिए डॉक्टर आशीष जी बोलिए, अपना जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सर। डॉक्टर आशीष जवाब दीजिए। चले देखिए, बीजेपी के जो यहाँ पर प्रवक्ता है डॉक्टर आशीष हांडा जी, वो फिलहाल जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी के पास असल में जवाब नहीं है, लेकिन फिलहाल जो संसद के अंदर और संसद के बाहर चल रहा है वो वाकई में पेचीदा है और इससे कहीं ना कहीं पूरे विश्व में एक गलत संदेश जा रहा है कि आखिर भारत के लोकतंत्र में क्या कुछ हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। आज भी सदन के बीच भारी हंगामा देखने को मिला है, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। ऐसे में हमारे सहयोगी उज्जवल कुमार ने यूपी के बस्ती से सपा सांसद राम प्रसाद चौधरी से खास बातचीत की, सुनिए। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन था और जैसा उम्मीद थी वही देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संसद के अंदर और बाहर लगातार कहासुनी देखने को मिली, घमासान देखने को मिला, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस विषय पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए और इंडिया गठबंधन का खासतौर पर पक्ष रखने के लिए समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश से सांसद हैं राम प्रसाद चौधरी जी मौजूद है। सर, किस तरीके से देखते हैं, आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे थे, बाहर प्रदर्शन किया, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर हुई, उसके बाद आप अंदर जाते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर जाते हैं लोकसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित बंद हो जाती है अनिश्चितकाल के लिए। देखिए, देश के गृह मंत्री जी ने जो राज्यसभा में बाबा साहब के खिलाफ जो बात रखी कि बाबा साहब, इतना आप भगवान की याद करते तो 7 पुस्त तक स्वर्ग में जाते। इस तरह से बाबा साहब के मानने वाले इस देश में 140 करोड़ आबादी में बहुत बड़ी संख्या है जो बाबा साहब का आदर करती है, सम्मान करती है, और यहाँ तक कि बाबा साहब को
अपना भगवान मानती है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कल ही कहा है कि पीडीए के लोगों के बाबा साहब आदर्श हैं, भगवान हैं, और उसी को लेकर के कल हम लोग पूरा इंडिया गठबंधन के लोग बाबा साहब के मूर्ति से वहां बैठे और वहां से चल करके पार्लियामेंट में जा रहे थे। और पार्लियामेंट के मकर गेट पर, मकर द्वार पर डंडे में कुछ ले करके लगा करके, क्या उसमें लिखा था, लेकिन सबके हाथों में लकड़ी डंडा जो भी था उसमें लगाए हुए राष्ट्र बीजेपी के सांसद सभी थे। और इधर से इंडिया गठबंधन के लोग गए, बीजेपी के लोग ही आपस में धक्का मुक्की, आगे पीछे फोटो खिंचाने के लिए। उसमें से कहीं के कोई गिरा होगा। उधर से राहुल जी भी जा रहे थे, प्रियंका जी भी जा रहे थे, समाजवादी पार्टी के लोग, हम लोग भी जा ही रहे थे उधर से। तो निश्चित है कहीं किसके धक्के से गिरे, किस कैसे आई चोट, ये तो नहीं देख पाए हम। लेकिन जो वास्तविकता है, जो हम लोगों का वो विरोध है, वो बाबा साहब का जो अपमान हुआ है उसके लिए है। और उसी लिए आज भी विजय चौक पर इंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठा होकर के धरना आज भी किया, पैदल मार्च करके पार्लियामेंट में गए। पार्लियामेंट में ज्यों ही लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी आए, 1 मिनट में ही लोकसभा बंद करने की कि अनिश्चितकाल के लिए लोकसभा बंद। फिर चले आए लोग मिलते जुलते अपना। हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आ गए थे थोड़ा वहां। फिर चलिए, बड़ी खबर आ रही है। मेरठ में कथा के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। यूपी के मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर। कथा के दौरान भगदड़ मची है। ये भगदड़ मचने का मामला इस वक्त मेरठ से सामने आया है, जहां पर भगदड़ में कई लोगों के घायल होने की खबरें भी आ रही हैं। महापुराण कथा में भीड़ बेकाबू हुई और जिसमें भगदड़ मचने का ये पूरा मामला इस वक्त आया है। मेरठ में कथा के दौरान ये बड़ा हादसा और इसमें कई लोगों के घायल होने की खबरें भी आ रही है। कथा के दौरान भगदड़ मची है क्योंकि वहां पर कई सारे लोग कथा में पहुंचे हुए थे और कई लोगों के घायल होने की खबरें भी इस वक्त आ रही हैं। महापुराण कथा में भीड़ बेकाबू जो है हो गई थी और उस वजह से वहां पर हलचल हो गई, जिसमें कई सारे लोग फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। ये कथा के दौरान का बड़ा हादसा। ये कथा के दौरान एक कथा चल रही थी जिसमें भगदड़ मची और भगदड़ में कई लोगों के घायल होने की खबरें भी आ रही हैं। महापुराण कथा में भीड़ बेकाबू हो चुकी थी और जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। अभी आप जो पूरी जानकारी है वो भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर मामला कहां से शुरू हुआ, भगदड़ कैसे हुई और भगदड़ के बाद ये इतना बड़ा मामला कैसे आया, कितने लोग इस भगदड़ में आए हैं, कितने लोग घायल हुए हैं। विभू गुप्ता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विभू, जरा बताइएगा ये भगदड़ का मामला कैसे हुआ और अभी तक क्या अपडेट निकल कर आ रही है? बिल्कुल, देखिए 15 तारीख से 21 तारीख तक शिव पुराण महाकथा का आयोजन प्रदीप मिश्रा के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन कल कथा का समापन था। लेकिन उससे पहले आज एक बड़ी दुर्घटना इस स्थल पर हुई है, वेदव्यासपुरी में, जहां पर ये शिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा था। भगदड़ के कारण कुछ महिलाएं और बच्चों के घायल होने की खबर है। एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन पूरी तैयारियों का दावा कर रहा था, लेकिन उसी बीच इस तरह की घटना हो जाना कई बड़े सवालों को जन्म देता है। हालांकि आयोजनकर्ताओं का कहा जा रहा था, क्योंकि उन्होंने बड़ा सवाल यह है कि आयोजनकर्ताओं ने ही पूरी कथा कैप्चर की हुई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रहा था। लेकिन इस बीच 1 बजे से कथा शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले ये घटना हो गई। लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगातार इस कथा में पहुंच रहे थे। कल कथा का समापन होना था, लेकिन उससे पहले इस बड़ी घटना का हो जाना कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल होता है, बड़े सवालों को जन्म दे रहा है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं खामियां रही हैं, जिस कारण ये घटना हुई है। हाथरस में अभी कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें कई लोगों की जान भी चले गई थी। वो मामला अभी तक हम भूले नहीं पाए थे उत्तर प्रदेश के लोग, क्योंकि कई लोगों की वहां पर जान चली गई थी। अभी मुझे बताइएगा जरा, अभी
कितने लोगों के घायल होने की खबर है? बिल्कुल देखिए, इसमें अभी लगातार जो महिलाएं और बुजुर्ग दबे हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। संख्याओं का स्पष्ट अभी नहीं हो चुका है, लेकिन हाथरस की जिस घटना का आपने जिक्र किया वो भी भोले बाबा की एक घटना थी, उसमें भी कथा हो रही थी, उसमें भी करीब 120 लोगों की मृत्यु हुई थी। बावजूद इसके यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्थाओं की खामियां कहीं ना कहीं आयोजनकर्ताओं की तरफ से भी हुई है, या जो वहां पे फोर्स तैनात की थी जिला प्रशासन ने, उसकी तरफ से भी कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था में ढिलाई हुई, इसके कारण यह हादसा हुआ था। लगातार माना जा रहा था कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस शिव पुराण कथा को देखने पहुंचेंगे, प्रदीप मिश्रा को सुनने पहुंचेंगे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में ढिलाई होना आयोजनकर्ताओं की भी एक बड़ी नाकामी है और जिला प्रशासन की भी। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विभू, ये तमाम जानकारी के लिए। विभू, इस पूरे मामले पर आप भी अपनी नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है। अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी हम तक पहुंची थी वो हमने आपको बताई है, लेकिन आगे जो भी जानकारी निकल कर आएगी वो आप तक पल पल की पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।